व्यूअर्स कृपया ध्यान दें, बेल आइकॉन दबाएं और एड्यूरेका हिंदी यूट्यूब चैनल की कोई वीडियो मिस ना करें। नमस्कार, एडुरेका के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक पाइथन डेवलपर रिज्यूमे की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक को दबाना ना भूलें। एडुरेका के चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के अपडेट्स के बारे में अवगत रहना चाहते हैं, और इसी के साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि किसी भी तरीके की नई अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, पाइथन डेवलपर रिज्यूमे। एक पाइथन डेवलपर का रिज्यूमे किस तरीके से बनना चाहिए। तो आज का एजेंडा है कि एक पाइथन डेवलपर कौन होता है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, पाइथन डेवलपर की जॉब ट्रेंड्स क्या अवेलेबल है मार्केट में, किस तरीके के सैलरी ट्रेंड्स हैं, स्किल्स क्या रिक्वायर्ड हैं, एक रिज्यूमे किस तरीके से बनाया जा सकता है, और साथ ही हम आज एक डिस्कस करेंगे पाइथन डेवलपर के सैंपल रिज्यूमे। तो ये सबसे पहले बात करते हैं कि एक पाइथन डेवलपर होता कौन है। पाइथन डेवलपर वो होता है जो पाइथन के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करके किसी तरीके की एप्लीकेशन का डेवलपमेंट कर रहा है या किसी तरीके की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहा है। पाइथन डेवलपमेंट की जब बात करें, चूंकि इतनी ज्यादा वास्ट और एक्सटेंसिव लैंग्वेज है, पाइथन के अलग अलग पैकेजेस में स्पेशलिटी करने पर आपके पास पाइथन के डिफरेंट रोल्स की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो पाइथन के डिफरेंट रोल्स किस तरीके से होते हैं, जैसे कि एक वेब डेवलपर, जैसे कि एक टेस्टर, जैसे कि एक डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट। तो जब हम अलग अलग पैकेजेस की बात करें, एक वेब डेवलपर के लिए हो सकता है जरूरी हो Django और फ्लास्क जैसे फ्रेमवर्क्स को जानना, जबकि एक डेटा साइंटिस्ट के लिए एसेंशियल होता है pandas, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, प्लॉटली, numpy, skitlearn, इस तरीके के पैकेजेस को जानना। अलग अलग तरीके के पैकेजेस के साथ अलग अलग तरीके के रोल्स पाइथन के लिए मार्केट में अवेलेबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके के रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक पाइथन डेवलपर के रोल में होती हैं, खासकर जब हम बात करते हैं किसी फ्रेशर या एंट्री लेवल प्रोग्रामर। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पाइथन डेवलपर की होती है कि आप जो भी तरीके का कोड लिखें वो काफी ज्यादा इफेक्टिव हो, टेस्टेबल हो और स्केलेबल हो। एक बहुत बड़ी गलती जो नए प्रोग्रामर्स यूजुअली करते हैं वो ये करते हैं कि हम इस तरीके का प्रोग्राम लिखें कि किसी और को ना समझ में आ सके। इससे बड़ी गलती जॉब मार्केट में और कोई नहीं है। आपको हमेशा अपना कोड उतनी ज्यादा सिंपल तरीके से लिखना चाहिए जिससे कि कल अगर कोई भी व्यक्ति आपका कोड पढ़ के समझना चाहे वो इमीडिएटली इसको कर सके, और उसके बाद अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशंस करना है, कोई चेंजेस करना है, तो वो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी उलझन के किया जा सके। इसी के लिए हमेशा उस तरीके के प्रोग्रामर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रेफर किया जाता है जो अपनी प्रोग्रामिंग के साथ साथ कमेंट्स में अपने किए गई प्रोग्राम का डॉक्यूमेंटेशन भी करते जाते हैं कि हर स्टेप में मेरा प्रोग्राम बेसिकली करना क्या चाह रहा है। साथ ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड करती हैं प्रोग्राम्स को टेस्ट करना, प्रोग्राम्स को डीबग करना। अगर हम डेटा सिक्योरिटी की तरफ बात करें तो काफी बार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड करती हैं डेटा प्रोटेक्शन और डेटा सिक्योरिटी के सॉल्यूशंस को बनाना। एग्जिस्टिंग सिस्टम्स अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो कैसे वो इम्प्रूव करना है, किस तरीके से रिक्वेस्ट को प्रायोरिटाइज करना है, एक्सेस करना है। साथ ही कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी रिक्वायर्ड होती हैं एक पाइथन डेवलपर में, जैसे कि आपकी कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, आपकी टीम वर्क एबिलिटी किस तरीके की है, ताकि आप एक टीम के एनवायरनमेंट में सही तरीके से काम कर सकें, आप यूजर की रिक्वायरमेंट्स को समझ सकें और उन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से टेक्निकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकें। अब बात करते हैं पाइथन के जॉब डिस्क्रिप्शन की। देखिए, जब पाइथन की जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करूं, चूंकि पाइथन इतनी ज्यादा वर्सेटाइल है, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को पाइथन डेवलपर के लिए होती है वो भी बहुत ज्यादा अलग अलग है। तो उन्हीं में से एक रिक्वायरमेंट यहाँ पर आपके सामने है, इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन एक पाइथन डेवलपर की तलाश में है जो उनकी इंजीनियरिंग टीम को ज्वाइन कर सके और साथ ही उनके लिए काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स डेवलप और मेंटेन कर सके। यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की हम बात कर रहे हैं वहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड करेंगी कोड को लिखना, टेस्ट करना, डीबग करना, अलग अलग एप्लीकेशंस के साथ इंटीग्रेट करना, चाहे वो आपकी बनाई गई एप्लीकेशंस हो, चाहे वो थर्ड पार्टी वेब सर्विसेज हो। इस तरीके के रोल में बहुत जरूरी होता है कि आपके पास फ्रंट एंड डेवलपमेंट की नॉलेज के साथ साथ सर्वर साइड लॉजिक की बहुत अच्छी नॉलेज हो। तो यहाँ पर कोर पाइथन के साथ साथ सर्वर साइड लॉजिक और फ्रंट एंड डेवलपमेंट के पैकेजेस की अगर आपको जानकारी है तो इस तरीके के जॉब रोल में, इस तरीके की जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं।
एक और जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। यहाँ पर इस कंपनी को एक पाइथन डेवलपर की जरूरत है जो कि डेटा को मैनेज कर सके बिटवीन सर्वर एंड डिफरेंट यूजर्स। सो यहाँ पर डेटा सिक्योरिटी, डेटा इंटीग्रिटी, कम्युनिकेशन ऑफ डेटा फ्रॉम सर्वर, फ्रॉम बैक चैनल टू द फ्रंट एंड। सो अगेन सर्वर साइड एप्लीकेशंस और फ्रंट एंड एलिमेंट्स दोनों पर ही बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है इस तरीके के रोल में। थोड़ा सा डिफरेंट हमारे पुराने वाले रोल से, जहां पर हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट में थे। यहाँ पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात को इंश्योर करना है कि जो डेटा पाइपलाइन है वो बहुत स्मूथ है, जो डेटा का फ्लो है एक सर्वर साइड से फ्रंट एंड पर या फ्रंट एंड से बैक एंड पर, दैट इज वेरी स्मूथ। वहां पर कहीं पर किसी तरीके का डेटा का लॉस नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं पाइथन डेवलपर के जॉब ट्रेंड्स की। किस तरीके के जॉब ट्रेंड्स पाइथन के मार्केट में अवेलेबल हैं, इस पे अगर आप नजर डालेंगे तो 2013 के पहले जो पाइथन के जॉब ट्रेंड्स थे, 2013 के पहले जिस तरीके की रिक्वायरमेंट थी, 2010 के आसपास एक पीक जरूर आया था पाइथन में, बट वो ज्यादा समय रहा नहीं। वो जैसे ही 2010 में वो पीक आया और 2011 में वापस ही वो डाउन हो गया। उसके बाद अगर हम 2013 से देखें तो 2013 से ऑन एन एवरेज ये अपवर्ड ट्रेंड रहा है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है द राइज ऑफ मिरेकल इकोनॉमीज, जो हम ताइवान, मलेशिया, थाईलैंड इन जैसी इकोनॉमीज को क्रेडिट देते हैं, बिकॉज जो कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर है वो इन्होंने ड्रास्टिकली बहुत डाउन कर दिया है। अगर मैं 1990 की बात करूं तो 1990 में 1 टेराबाइट स्पेस का कॉस्ट करीब करीब 1 मिलियन से 2 मिलियन डॉलर्स था। 1995 और 1996 में कोका कोला ने आईबीएम जैसी कंपनी के साथ सिर्फ और सिर्फ डेटा मैनेजमेंट के लिए, डेटा स्टोरेज के लिए एक टाई अप किया था, विच वाज फॉर 10 टेराबाइट ऑफ स्पेस। एंड एट दैट टाइम दैट डील वाज वैल्यूड एट क्लोज टू 25 मिलियन डॉलर्स, यानी कि 1 टेराबाइट ऑफ डेटा वाज 2.5 मिलियन डॉलर। आज की डेट में 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क अगर हम मार्केट में खरीदने जाएं तो ये हमें 3,500 से 5,000 रुपए के बीच में मिलती है। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द राइज ऑफ दीज मिरेकल इकोनॉमीज। अब चूंकि डेटा स्टोरेज कंपनीज के लिए बहुत आसान हो गया है, हर कंपनी के पास सी ऑफ डेटा है, डज द स्किल सेट रिक्वायर्ड कि भाई अगर किसी को पाइथन आता है और वो इस डेटा के साथ खेल के हमें इसमें से यूजफुल इंसाइट दे सके, दैट इज वन ऑफ द रीजंस हम ये देखते हैं कि 2013 के बाद से जो पाइथन डेवलपर के जॉब ट्रेंड्स हैं, जो मार्केट में रिक्वायरमेंट है पाइथन डेवलपर की, वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं सैलरी ट्रेंड्स की। अगर हम पिछले साल का डेटा लें तो पाइथन डेवलपर के लिए जो मोस्ट प्रॉमिसिंग ऑफर थी, दैट वाज समवेयर क्लोज टू $110,000 अ ईयर। पाइथन ग्लोबली आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रिफर्ड लैंग्वेजेस में से एक है। और अगर आप इंडिया की बात करें, आप भारत की बात करें, नेशनल एवरेज सैलरी है फॉर सीनियर पाइथन डेवलपर, दैट इज एनीवेयर, ये कहीं पर भी 5.5 से 6.5 लाख रुपए पर एनम के बीच में है। काफी जगहों पर ज्यादा भी है, 11 से 12 लाख भी है, काफी जगहों पर थोड़ी सी कम भी है, लाइक 4.5-5 लाख भी है। दैट एंटायरली डिपेंड्स किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और किस तरीके का रोल है। एवरेज पाइथन डेवलपर की बात करें तो एवरेज पाइथन डेवलपर की सैलरी आज की डेट में इंडिया में इज एनीवेयर बिटवीन 4.5 to 5.5 लाख। अब बात करते हैं डिफरेंट स्किल्स पे। देखिए, जब हम एक एंट्री लेवल या एक फ्रेशर की बात करें तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड। अब पहले बात करते हैं किस तरीके के जॉब्स मार्केट में अवेलेबल हैं। जब पाइथन प्रोग्रामर्स की बात करें तो पाइथन प्रोग्रामर्स के लिए जो डिफरेंट तरीके के जॉब्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो है पाइथन डेवलपर्स के जॉब्स, जहां पर आपको फ्रंट एंड और बैक एंड एप्लीकेशंस का डेवलपमेंट करना है, वेब एप्लीकेशंस भी होती हैं। देन देर आर जॉब्स फॉर डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, जहां पर आपका डेटा के साथ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है। टेस्टिंग डिबगिंग की भी जॉब्स हैं, एपीआईज के साथ किस तरीके से आप डील करते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स एंड फॉर डिफरेंट जॉब्स, अलग अलग तरीके के जॉब्स के लिए आपको अलग अलग तरीके का स्किल सेट चाहिए। तो एक एंट्री लेवल प्रोग्रामर से भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको हैंड्स ऑन पाइथन डेवलपमेंट आना चाहिए। जब मैं हैंड्स ऑन पाइथन डेवलपमेंट की बात करता हूं और स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिवर्स इंजीनियरिंग की बात करता हूं, देन आई हैव टू इंश्योर कि जो कोर प्रोग्रामिंग पैकेजेस हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम पैकेज, फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस, रीडिंग राइटिंग टू फाइल्स, टाइम एंड डेट पैकेजेस इन पाइथन, सिस्टम पैकेज इन पाइथन, इनके साथ आपका कंफर्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की नॉलेज आपको कितनी ज्यादा है, ऊप्स, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्लिनेशन कितनी है, टेस्टिंग डिबगिंग एप्लीकेशन, आप कितने अच्छे से कोई कोड लिखने के बाद उसको टेस्ट या डिबग कर सकते हैं। दीज आर दी स्किल्स, ये सबसे ज्यादा जरूरी स्किल्स होती हैं जो हम एक फ्रेशर या एक एंट्री लेवल प्रोग्रामर में देखते हैं।
इसके अलावा डिपेंडिंग ऑन जिस तरीके का जॉब रोल है, ये स्किल्स अलग अलग स्किल्स सारी काम आती हैं। जैसे कि अगर आप किसी वेब डेवलपमेंट की जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें ज़रूरी हो जाता है कि आपको वेब फ्रेमवर्क की नॉलेज हो, आपको जैंगो, फ्लास्क इस तरीके के जो पाइथन के फ्रेमवर्क्स हैं उनकी जानकारी हो। अगर आप एक आउटराइट इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं जहां पर प्रोजेक्ट्स एक पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी से प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं, वहां पर आपको एजाइल मेथोडोलॉजीज की नॉलेज होनी चाहिए। काफ़ी जगहों पर इट इज़ रिक्वायर्ड दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आर डेटाबेसेस क्या होते हैं, एसक्यूएल क्या होता है, वेब सर्विसेज और रेस्ट एपीआईज के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है। इसके अलावा आपकी डेवऑप्स में कितनी ज़्यादा नॉलेज है, आपका फुल स्टैक डेवलपमेंट में किस तरीके का एक्सपीरियंस है, क्लाउड सर्विसेज में किस तरीके की नॉलेज है, डीबगिंग स्किल्स में आपकी किस तरीके की नॉलेज है। तो ये डिफरेंट स्किल्स के साथ आप डिफरेंट डिफरेंट जॉब रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि जिस कॉम्बिनेशन में इन स्किल्स को यूज किया गया है, वो कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। तो अगर आप सबसे पहले हैंड्स ऑन पाइथन डेवलपमेंट पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो उसके साथ ध्यान रखिएगा कि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिवर्स इंजीनियरिंग के कंसेप्ट पर ध्यान नहीं देते हैं, देन इट विल नॉट सफाइस। ये सफिशिएंट नहीं होगा, काफी नहीं होगा किसी जॉब के लिए अप्लाई करना। तो 1 और 2 का कॉम्बिनेशन हमेशा साथ में आपके पास होना चाहिए। अब एक्सपीरियंस लोगों की बात करते हैं कि एक्सपीरियंस पाइथन डेवलपर में हमें किस तरीके की स्किल्स चाहिए। सो प्रोग्रामिंग स्किल्स जिनकी हमने अभी फ्रेशर्स के लिए बात करी, वो तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा बहुत एसेंशियल स्किल हो जाती है कि आप अपनी डोमेन, जिस डोमेन में आप काम कर रहे हैं, उसके साथ आपका प्रोग्रामिंग स्किल्स का कितना कनेक्ट है। सो आपने जो भी रेलेवेंट काम किसी फील्ड में किया है, आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं विद द कंटेक्स्ट ऑफ योर प्रोग्रामिंग स्किल। और साथ ही व्हाट इज योर अटेंशन टू डिटेल, व्हाट इज योर लीडरशिप स्किल्स, दैट ऑल्सो बिकम्स असेंशियल एज यू मूव अहेड। एक्सपीरियंस से जैसे आप आगे बढ़ते हैं, इन सॉफ्ट स्किल्स की भी काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। आइए अब बात करते हैं कि एक पाइथन रेज्यूमे किस तरीके से बनाना चाहिए। सबसे पहले कृपया इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जिस भी तरीके का एक्सपीरियंस या एजुकेशन आप अपने जॉब में मेंशन कर रहे हैं, वो हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। जब मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करता हूं, तब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सबसे लेटेस्ट एक्सपीरियंस है, वो सबसे पहले आना चाहिए। उसके बाद उसके पहले का, उसके बाद उसके पहले का, और सबसे आखिर में सबसे पहला एक्सपीरियंस। तो अगर मान लीजिए आपके पास 5 कंपनियों का एक्सपीरियंस है और पिछले 1 साल में आपने एक कंपनी में काम किया है, वो कंपनी, वो एक्सपीरियंस सबसे पहले आएगा जो आपने पिछले 1 साल में। और जो कंपनी, जो जॉब आपने एज अ फ्रेशर सबसे पहले ज्वाइन किया था, वो एक्सपीरियंस आपका सबसे लास्ट में होगा। इसी के साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अलग अलग जॉब रोल्स के लिए हो सकता है आपको अलग अलग रेज्यूमे बनाने पड़े। ऐसा कोई रामबाण इलाज अवेलेबल नहीं है कि एक रेज्यूमे किसी भी तरीके के जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए फिट हो जाए। हमेशा आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपना रेज्यूमे पर्सनलाइज करना ही पड़ेगा। इसके लिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक्सपीरियंस देने के बावजूद आपका जो मोस्ट रेलेवेंट एक्सपीरियंस है फंक्शनल, विच इज रेलेवेंट टू दी जॉब डिस्क्रिप्शन, उसको आप अच्छे तरीके से हाईलाइट करें और उसके बारे में आप बात करें। तो रिज्यूमे बनाने के दौरान इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे पहले जिस तरीके की फॉर्मेटिंग आप यूज कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी जैजी नहीं होनी चाहिए। वो बहुत सिंपलिस्टिक, बहुत क्लियर और कंसाइज होनी चाहिए। आपका रिज्यूमे आज की तारीख में हमेशा अपडेट होना चाहिए, अपडेटेड रहना चाहिए। अगर आपको 8 साल से ज्यादा का अनुभव नहीं है, तो आपका एक्सपीरियंस, आपका रिज्यूमे 1 पेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आपको 2 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो आपका रिज्यूमे टेक्निकल एबिलिटी पे कम और आपके फंक्शनल एक्सपीरियंस के बारे में ज्यादा बात करना चाहिए। उन स्किल्स को दीजिए जो उस जॉब रोल में रिक्वायर्ड है। अपनी उन सारी एक्टिविटीज को मेंशन करिए जिनका आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक पार्ट रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम योर कोर एक्टिविटीज। और अपनी हॉबीज और अचीवमेंट्स के बारे में सबसे आखिर में मेंशन करिए। इस बात का ध्यान रखिए कि लोकल ट्रेन से ऑफिस जाना और ऑफिस से वापस आना डज नॉट क्वालिफाई एज अ हॉबी फॉर ट्रैवलिंग। इट्स नॉट अ ट्रैवलिंग हॉबी। आप जिस तरीके से अपनी हॉबी को लिखते हैं, उसमें जितनी हमें पढ़ने वाले को जितनी सच्चाई दिखती है, उससे ये पता चलता है, एक्चुअली एक ट्रिक क्वेश्चन होता है, उससे ये पता चलता है कि बाकी ऊपर की चीजों में आपने कितनी सच्चाई लिखी है और नहीं। अगर क्रिकेट आपकी हॉबी है, तो मेक श्योर कि खाली आप सचिन तेंदुलकर के फैन ना हो, आपको ये भी पता हो कि रणजी ट्रॉफी में सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर टिल डेट कौन रहा। अब बात करते हैं एक पाइथन रेज्यूमे की।
एक सैंपल पाइथन रिज्यूमे बड़ा ही सिंपल और कंसाइज होना चाहिए। आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए बिल्कुल स्टार्ट में, इट शुड बी वेरी क्लियर, बहुत क्रिस्प। साथ ही उसके बाद आपकी एजुकेशन डिटेल्स आनी चाहिए, जो अगेन हमेशा ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आनी चाहिए। तो जो आपकी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन है वो सबसे पहले आएगी। फिर आपके एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो जब आपके एक्सपीरियंस की बात करें तो एज अ फ्रेशर, अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस में उन प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जो आपने किए हैं। अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं तो आपको अपने प्रोजेक्ट्स की और अपने रोल की बात करनी पड़ेगी, फंक्शनल एक्सपीरियंस की बात करनी पड़ेगी जो आपने अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में निभाया है। उसके बाद स्किल्स आउटलाइन करिए। स्किल्स में आपकी प्रोग्रामिंग नॉलेज, आपकी एडिशनल स्किल्स जो भी आपने एक्वायर करी हैं, विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन दैट पर्टिकुलर जॉब जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उन स्किल्स को हाईलाइट करना बहुत जरूरी होता है। और लास्ट में अपने अचीवमेंट्स और हॉबीज को। सो ये आपका सैंपल रिज्यूमे एक पेज के अंदर अंदर इस तरीके से लिखना चाहिए। दिस ब्रिंग्स मी टू एन एंड टू टुडे सेशन। आज के सेशन के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो कृपया लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए नए टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स के बारे में आप लेटेस्ट जानकारी पा सकें। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ये अपडेट्स, ये जानकारी आपके पास बिना किसी तलाश के तुरंत आपके ईमेल बॉक्स में पहुंच सके। थैंक यू एंड गुड लक एवरीवन।